चलो ये बताओ, दो दो क्लासेस करनी है नहीं करनी, या एक एक ही चलना है? ठंडा, एक बोतल में ठंडा देना चिल्ड। क्या ठंडा चिल्ड बोतल में? एक एक दो दो बोलो, हो जाएंगी फिर मैं थर्सडे को ही। चलो लिखो, हेडिंग डालो। क्या वो यूपीएससी पूरा हो गया था? हो गया था। ठीक, आगे लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा था? इम्पीचमेंट वगैरह। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट। द एक्सपेंसेस ऑफ expenses the expenses of UPSC are charged नहीं, हाँ वो कर दिया, आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज को वो रखना कॉमा में। चार्ज क्या था जिसपे, बोलो चार्ज क्या होता है? फर्क क्या है? और चार्ज का आप बताओ, चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब ये मतलब नहीं है। चार्ज, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे लेने हैं तो किसकी परमिशन चाहिए? पार्लियामेंट की। लेकिन जो जो चार्ज होता है उस पर वोटिंग नहीं होती, मैंने समझाया था। जो जो चार्ज होते हैं उनमें से खर्चे चार्ज, उन पे वोटिंग नहीं होती, वो अपने आप निकल जाते हैं बाहर, तनख्वाह जितनी भी तनख्वाहें। और कौन? सैलरीज ही आती हैं, हाँ सैलरीज। ठीक है, अब इसमें याद है आपको वो सैलरीज लिखवाई थी। और कौन सा चार्ज बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, ये किस बिल से डिसाइड होता है? मनी बिल से। मनी बिल के कुछ कंडीशन दिखाई थी कि मनी बिल क्या डिसाइड करता है। उसमें था, अब जाना मनी बिल पे, उस पर लिखा होगा कि विच एक्सपेंडिचर विल कम अंडर चार्ज एक्सपेंडिचर इज डिसाइडेड बाय मनी बिल। क्लियर है? ठीक, आगे लिखो। चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब चार बुलवर्क्स थे, क्या क्या था बोलना? CAG, UPSC, जजेस, जुडिशरी कहते हैं उसको, हायर जुडिशरी। ठीक है, हायर जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये चार हैं बुलवर्क्स। इसमें से इसको छोड़ के इन तीनों को, ये तीनों क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? पहले प्रेसिडेंट को। और वो प्रेसिडेंट क्या करता है? वो रिपोर्ट को कहाँ रखता है? पार्लियामेंट, नॉट लोकसभा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब दोनों हाउसेस। याद रखना, जुडिशरी कोई रिपोर्ट नहीं देती है, क्योंकि जुडिशरी क्यों देगी? जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एज पर आर्टिकल 50। ये तीन, ठीक है, ये बना लो, ये लिख लो, पहले इसका लिख लो, पॉइंट लिखना। द प्रेसिडेंट शैल ले बिफोर द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट शैल ले बिफोर द पार्लियामेंट ए रिपोर्ट, एन एनुअल रिपोर्ट, एन एनुअल रिपोर्ट शैल ले बिफोर द पार्लियामेंट an annual report submitted by UPSC, और ये लिख लो कौन कौन और करता है। चार में से तीन लोग करते हैं सबमिट, लिख लो। स्तंभ, स्तंभ ऐसे,
जो सबसे वैसे स्तंभ होते हैं ना, डीप, वो वाले, ठीक है। ये तीनों 4 बुलवर्क्स थे, 4 में से ये 3 प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देंगे, प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट में सबमिट करेगा। वो लिख के, जुडिशरी लिख के काट भी दो ताकि याद रह जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के, डेमोक्रेसी के, चारों कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, ये चेक कर लो। सुप्रीम हाई जुडिशरी है ईसीआई। हाँ क्या, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया था, पूछता हूँ आपसे, व्हाट और ये पढ़े हैं, बताओ, व्हाट आर fjords। 15 नंबर का मेंस में आया था, बताओ। शाबाश, फिर कैसे, लैंडस्केप टाइप से तो 15 नंबर में मिलेंगे। ये बताओ किस बड़े तरह के लैंड फॉर्म होते हैं ना, डेजर्ट लैंड फॉर्म, एरोजनल, रिवर लैंड फॉर्म, ग्लेशियर लैंड फॉर्म, ये कौन सा है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, बर्फ वाली, वो यहाँ से स्काई डाइविंग करते हैं फिर। तो ये आया था 15 नंबर का क्वेश्चन। पॉलिटी का देखा पेपर, देखना। चलो आगे लिखो। एनसीईआरटी में बनी फोटो। नेक्स्ट, एज पर आर्टिकल, स्टार मार्क करके लिखना, एज पर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमा, क्या अभी मैं पेंज में आया था, पेपर 1, हाँ परसों हुआ जो, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या लिखवा रहा था मैं, एज पर आर्टिकल 312 लिखना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन क्रिएट an all India service, an all India service. Currently there are dash number of all India services, dash number of all India services. बोलो कितनी है? तीन। अच्छा, वो ऑल इंडिया सर्विस कितनी इंडिया में? बोलो, आपके तो भैया भी हैं, तो फिर भी बताया तो होगा ही। 5 बता दो, सब तो बोल ही रहे हैं। 4 5 3 हैं, 2। आप 5 के नाम बताओ। शाबाश, IAS, IPS, अच्छा, IFS, हाँ जी, पुलिस सर्विस, हाँ, IDS, और एक ये भी होती है IAAS, इन्हें ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। नहीं देखिए, ऑडिट एंड अकाउंट अलग होती है, CDS, ठीक है, NDA, SSB, जो देख लो, मतलब एंड CDS आएगा। CDS में एस सर्विस के लिए होता है, किसके लिए होता है? सर्विस, जो भी मतलब सर्विस से ख़त्म होता है वो आएगा। तो आंसर है 3। 3 किसने बोला था? 3, आप बताओ। 3 बिल्कुल सही, लिख लो 3।
अब तीनों के तीन के नाम लिखो सारे, लिखो। IAS, IPS, IFS मतलब गलत है, फॉरेन फॉरेस्ट वाली है। हाँ, फॉरेन वाली ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। ऑल इंडिया सर्विस होती है जहाँ पे कैडर एलोकेट होते हैं, और वो कैडर एलोकेशन की वजह से यूनिटी बढ़ती है देश की। फॉरेन सर्विस में कैडर नहीं मिलते कभी, रेवेन्यू सर्विस कैडर नहीं मिलते, ऑडिट अकाउंट सर्विस कैडर नहीं मिलते। कैडर मिलते हैं पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव में और फॉरेस्ट सर्विस में। IFS लिख लो, फॉरेन वाली, फॉरेन बोल रहा हूँ, फॉरेस्ट वाली, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कैपिटल में लिख लो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस को काट देना। वो उसमें कैडर, जिस सर्विस में कैडर बढ़ता है ना वो ऑल इंडिया सर्विस है। अभी 3 सर्विस हैं जिसमें कैडर मिलता है, और किस सर्विस में कैडर नहीं मिलता। ठीक है, आर्मी में भी आप कैडर थोड़ी मिलता स्टेट वाइज, तो बटालियन मिलती है ऐसे। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस 3 है। कैडर मतलब स्टेट के हिसाब से बनता है, ऑल इंडिया सर्विस मतलब जो भारत को यूनिफाई करे। तो स्टेट में बांट दिए कैडर, तो अब जम्मू कश्मीर का सिलेक्ट हुआ बंदा तेलंगाना में नौकरी करेगा। बात समझ आ रही है? तो यूनिटी बढ़ेगी देश की, वो है पूरा। क्या रेवेन्यू में कहाँ कैडर मिलता है? नहीं नहीं, अपनी स्टेट उनका है ही नहीं, कुछ स्टेट वाइज बांटा ही नहीं है रेवेन्यू। रेवेन्यू के लिए देश को नहीं बांटा हुआ उस हिसाब उन खंडों में, मतलब स्टेट। वो ऐसे ही कोई दिल्ली, आधा IRS के अफसर तो नागपुर नौकरी करते हैं, बाकी आधे दिल्ली। तो पूरे देश में थोड़ी बंटे हुए हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वाले तो पूरे देश में बटे हैं, पुलिस वाले पूरे देश में बटे हैं, फॉरेस्ट वाले पूरे देश में बटे हैं, पर वो नहीं बट रहे हैं। नहीं, हाईएस्ट होता है, मैं बताता हूँ, उसका जो चेयरमैन होता है, बड़ी पोस्ट होती है वो। फॉर देहरादून गया आपने से कोई? देहरादून में वो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका जो चेयरमैन है वो भी तो बहुत बड़ी पोस्ट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चेयरमैन, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चेयरमैन, ये सब वहीं से आते हैं सारे। सर्वे, फॉरेस्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब वहीं से आते हैं। फॉरेन सर्विस में कैडर नहीं होता। नहीं, वो ऑल इंडिया सर्विस है ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट ऑफ ऐसी पब्लिक सर्विस है। आप दिमाग में डालो, ऑल इंडिया सर्विस मतलब देश में 28 हिस्सों में 29 जितने भी हिस्से बांट दिए है। ठीक है, जस्ट फॉर यूनिफिकेशन ऑल इंडिया सर्विस इज नेम्ड ऑल इंडिया सर्विस, क्योंकि उसमें एक फीचर है ऑल इंडिया का। बात समझ आ रही है? किस में आती है? गवर्नमेंट के अंडर में आती है मतलब ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, मैंने ये तो बोला नहीं गवर्नमेंट के अंडर आती है या नहीं आती। ऑल इंडिया, हाँ, नहीं 23, इस साल 23 आई थी। पढ़ना पूरी लिस्ट, कोई पढ़ता ही नहीं है। 23 अलग अलग सर्विसेज आई थी, उसमें से ऑल इंडिया कितनी थी? 2, और फॉरेस्ट सर्विस का अलग से फॉर्म आता है, वो 1। 23 आती हैं, पूरी पढ़ना आदों को तो पता ही नहीं सर्विसेज इतनी है। फॉरेस्ट सर्विस का अलग होता है। ठीक है, वो बड़ी बहुत एक्चुअली बात पता क्या है, फॉरेस्ट जितने फॉरेस्ट है ना, अंग्रेज वहाँ कॉटेज बना के गए हैं सारे, तो वो बड़ी लग्जरी वाली नौकरी है, लेकिन आपको अलग रहना पड़ता है पूरा गाँव अपने उससे। इंडिया की जो वो है वाइल्ड लाइफ वो बड़ी अच्छी है ना। हाँ, फैसिलिटीज सेम है। ठीक है, लिख लो, याद रखना इसको। पर्क्स भी मिलने जाएंगे, आप पहले पढ़ लो, पर्क्स चाहिए आपको अभी। कोई नहीं करेंगे तो, पर मैं इनसे टाइम की बात करूँगा, कल टाइम बदलना पड़ेगा फिर थोड़े दिन। वो एक्चुअली ये मेरे को पता क्या बोलते हैं, फिर कोई हिस्ट्री वाली क्लास में आता नहीं, फिर वो कहते हैं कि नहीं करना। मैं तो कभी भी ले लूँ, ये कहते हैं कि यही टाइम रखना है, फिर आप आते नहीं, शायद चले जाते हो। मैं करूँगा बात, इस हफ्ते करनी पड़ेगी। अब एक बात समझो, कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई, लेकिन उसके साथ ही स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं बनाई।
नहीं बनाई थी ना, नहीं बाद में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यूपीएससी बनाई, लेकिन उसके साथ ही एसपीएससी भी बना दी, ये याद रखना बात, लिख लो। पैरेलल टू यूपीएससी एट द सेंटर, पैरेलल टू यूपीएससी एट द सेंटर, comma, the Constitution of India created State Public Service Commission, State Public Service Commission at the state level, at the state level। लिखना आर्टिकल 315 टू 323 deal with SPSC, deal with SPSC, State Public Service Commission। Next, the members and chairman of SPSC, the members and chairman of SPSC are appointed by the members and chairman of SPSC are appointed by governor of the state, the state। Next, the members and chairman of SPSC, हाँ governor, the members and chairman of SPSC are ineligible for reappointment under the government, ineligible for reappointment under the government, in the government, reappointment under the government। एक ही बात है, आपको समझ आ गया ना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, वहाँ क्या था, कब तक वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते थे, याद करो, आप बताओ। लास्ट जो यूपीएससी के मेंबर थे वो कितने साल तक दफ्तर में रह सकते हैं? 65 या 6 साल, यही था 6। यहाँ लिखो, द मेंबर्स ऑफ एसपीएससी hold office for a period of 6 years or 62 years, whichever is earlier, 62 either, or 62 years, whichever is earlier, ever is earlier। Next, any person can only be removed by the President of India। Next, the State Public Service Commission shall submit a report to the governor
ए रिपोर्ट टू द गवर्नर who shall lay it आपने लेट बोला, ले इट, हाँ, who shall lay it before the state legislature, before the state legislature। ये जो एक दिन आते हैं एक दिन छुट्टी मारते हैं, इनको क्या क्या करना है इन्होंने? अतुल, चिकन पॉक्स ये तो खत्म नहीं हो गया है? पता है मेरे को, उसको ये कहते हैं, अच्छा स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया है, मीजल्स वो खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया, वो जो छोटे छोटे होते थे। अच्छा, तभी नहीं, फिर तो वो तो काफ़ी इन्फेक्शियस है, अगर वो आ जाए तो फिर तो बाकियों को भी हो जाए। किस किस को हो रखा है? एक बार ही होता है वो लाइफ में, 2 बार हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, साइंस में नहीं हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो गया 2 बार? वो गोइटर होता है, उसको आपने ये बोल दिया वो, क्योंकि वो इम्यूनिटी आ जाती है ना, इम्यूनिटी, ये कंसेप्ट क्लियर रखो। कोरोना तो देखो, जब भी देश कोई आता है ना वायरस, तो शरीर एंटीबॉडीज़ और वो पता है ना डेवलप कर लेता है शरीर, तो पहली बार में उसका वायरस सेम रहता है। कोविड के साथ ऐसा नहीं है, कोविड का वायरस म्यूटेट करता है, इसलिए कोविड दूसरी तीसरी बार भी हो रहा था लोगों को, और ये क्वेश्चन आया था किसी ना किसी पेपर में। वायरस कोई भी होता है ना, तो वायरस क्यों शरीर को परेशान करता है? ये जो आपको वायरल फीवर होता है, ये इसलिए करता है कि उन सालों में हर साल नया नया, जैसे अभी मौसम बदल रहा है तो नया वायरस बनेगा एनवायरनमेंट में, तो वो वायरल फीवर बन जाएगा। बात समझ आ रही है? नीपा बैट से, हाँ, बड़े टाइम से है, नर्स भी मरी थी एक बार बहुत पहले एक। तो ये फ़र्क होता है दोनों में, याद रखना कि अभी जो कोई भी वायरस आए ना, शरीर एक बार पहचान लेना अगर इसकी एंटी ऐसा है ये वायरस, शरीर डेवलप कर लेता है। शरीर बेस्ट वैक्सीनेशन की फैक्ट्री है हमारी। लेकिन कोविड के साथ क्या हो रहा था कि वो वायरस बदलते रहता था, है ना? कोविड की शेप याद है आपको? ऐसे ये बदलते रहते थे इसके, फिर उसको पता ही नहीं चलता था। तो एक बार डेवलप करी, दूसरी बार आएगा तो फिर से होता था, पर इसमें नहीं होता, इसका सेम रहता, हो ही नहीं सकता दूसरी बार किसी को चिकन पॉक्स, ना मीजल्स ना चिकन पॉक्स, एक बार होता। इसीलिए पता क्या करते थे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो वर्ड है ना टीका, टीका ये कहाँ से आया? चिकन पॉक्स किसी को होता था ना, तो उसका कोई भी एक वो लेके उधर से वो निकालते थे सारा जो उसकी वो होती है, उसको कलेक्ट किया बोतल में, ठीक है, और जितने लोग होते थे, जितने भी पूरी कम्युनिटी के, उनको ऐसे टिक्का लगाते जाते थे कि अब इसको, क्योंकि कोविड में भी जो आपको वैक्सीन डली है वो कोविड वायरस ही डला है, पता है ना आपको ये बात? जो आपको वैक्सीनेशन लगी है वो प्योर कोविड वायरस डला है आपको। वो क्यों डला? वो इतना कम डाला जाता है कि आपके शरीर को बस पता चल जाए कि एक वायरस है ऐसा, वो डेवलप कर ले एंटीबॉडीज़। तो वो क्या करते थे, जिसको होता था, माता होती थी चिकन पॉक्स, उससे ले लिया एक, उसको डाइल्यूट किया भर के, मतलब पूरे ड्रम में उतना सा डाल दिया, तो वो डाइल्यूट हो गया वो पूरा। अब सबको उसका ऐसे टीका लगाते हैं कि सबको, सबके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाए। अब कभी भी उसको असली में होना होगा तो कभी होगा नहीं। ये यहाँ से वर्ड आया टीके का, तो टीका कहते हो ना से उसको, असली वर्ड क्या होता है? मैं असली भी भूल गया, इंजेक्शन, सॉरी, इंजेक्शन को कहते हैं ना टीका, तो वो यहाँ से आया है। ठीक है, नेक्स्ट। हेडिंग डालो, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, देखो संविधान में 3 बॉडीज बनी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, क्लियर रहेगी बात? लिखो, एज पर आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
of the constitution, comma, 2 or more than 2 states, 2 कुछ सोचते हुए चलो ना साथ साथ, 2 or more than 2 states, or more than 2 states can agree that there shall be a common public service commission for them. There shall be a common public service commission for them. It is only then, हाँ साथ में है, it is only then that the parliament may by law provide for a joint public service commission for those states. For a joint public service commission, joint public service commission for those states. हाँ states. पढ़ो इसका मैं क्या मतलब है। तो कल को कोई पूछेगा कि कौन बनाता है दो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, आंसर क्या आएगा? पार्लियामेंट। पर कोई पूछेगा पार्लियामेंट अपने आप बना सकती है? नहीं, पहले स्टेट्स जिन्होंने बोला है उनको बताना पड़ेगा। इसमें मतलब हरियाणा और पंजाब की एक कमीशन है, ठीक है। तो हरियाणा ने अलग पास करना है, बात समझ रही है, पंजाब ने अलग, उसके बाद ही संविधान पार्लियामेंट बना सकती है। पार्लियामेंट अपने से नहीं बना सकती कि हमें तेलंगाना आंध्रा की अलग अलग वो एक चाहिए। पहले तेलंगाना को भी बोलना पड़ेगा, हमें उसको भी बोलना पड़ेगा, आंध्रा को इंडिविजुअली, पार्लियामेंट को, उसके बाद एक मिलेगी, ठीक है। हाँ पहले वो बोलेंगे फिर पार्लियामेंट। देखो ना क्या लिखा है, एज पर आर्टिकल 2 और मोर देन 2 स्टेट्स, क्या लिखा है, मे कैन एग्री दैट देयर शैल बी कॉमन, ठीक है। इट इज़ ओनली देन, इसको अंडरलाइन कर लो, इट इज़ ओनली देन को, इसके बाद ही, इट इज़ ओनली देन दैट, ठीक है। ने इसी में लिख लो, जो यूपीएससी है उसकी रिपोर्ट किसको जाती है? प्रेसिडेंट। जो एसपीएससी है उसकी रिपोर्ट किसको जाती है? गवर्नर। जो ये है यूपीएससी, एसपीएससी और क्या था जॉइंट, इसकी रिपोर्ट कहाँ किसको जाएगी? दोनों गवर्नरों को, पार्लियामेंट को क्यों जाएगी? ठीक है, लिखो द जेपीएससी, जेपीएससी क्या हुआ? झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक, द जेपीएससी शैल submit report to governors of each of the states, to governors of each of the states, अब मेरे को मारना है, लेकिन अभी आपने गलत लिखा है फिर से। 2 दो गवर्नर क्या होंगे? 2 इस बार टी नहीं आएगा, एक तो बैठे बिल्कुल यहाँ हो, यहाँ तो पीछे चोरी से लिखा करो, 2 गवर्नर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। क्लियर है? यूपीएससी खत्म है, ठीक है। अब आ जाओ तीसरी क्या लिखी थी बॉडी वहाँ पे, एसपीएससी भी हो गया आपको, लिस्ट चलो कॉन्स्टिट्यूशन की टिक करते जाओ। वहाँ फाइनेंस कमीशन, हेडिंग लो फाइनेंस कमीशन। लिखो फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, the Finance Commission of India was established in the year 1951. In the year 1951, 51. अब प्लीज़ ध्यान से सुनना, अभी फाइनेंस कमीशन है एक, इस टाइम पे जो फाइनेंस कमीशन चल रही है जिसका चेयरमैन उस दिन आप बता रहे थे यूपीएससी की चीफ इलेक्शन कमीशन की जगह उसका चेयरमैन बता रहे थे ना, फाइनेंस कमीशन है इस टाइम पे एक। ठीक है, तो ये जो फाइनेंस कमीशन चल रही है कौन सी चल रही है, कितने नंबर वाली, मारो तुक्का एक ताकि याद रह जाए कौन सी चल रही होगी। जैसे अभी जो लोकसभा चल रही है वो कौन सी 17 है ना, ठीक है, वैसे फाइनेंस कमीशन 15वीं चल रही है। लिखना एज ऑफ टुडे 15 फाइनेंस कमीशन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। 15 एज ऑफ टुडे 15 फाइनेंस कमीशन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। अब पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन क्यों बनानी पड़ी। ठीक है, उसके बाद प्रोविज़न देखने आसान है, इंपॉर्टेंट है ये बॉडी। ठीक है, पूरा पैसा ये करती है। एक हमने वर्ड देखा था, आप बताओ, आप आ रहे हो ना क्लासेस से लगातार, छुट्टी मारी है कोई अभी पिछले दिनों में? किस दिन? उसी दिन आप आ रहे हो। आप बताओ वॉच डॉग ऑफ मेरिटोक्रेसी कौन होता है? शाबाश, बिल्कुल सही है, यूपीएससी होता है ना वॉच डॉग ऑफ मेरिटोक्रेसी। ठीक, तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या है पहले समझ लो। हाँ जी, मेरिटोक्रेसी, मेरिट, ठीक है, फाइनेंस कमीशन इसके 3 काम हैं। ठीक है, मान लो भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए की आमदनी की साल में। ठीक है, तो कितना हिस्सा भारत सरकार के पास रह जाएगा और कितना राज्य सरकारों को जाएगा? तो ऐसे समझो इसको, ये 100 करोड़ है। ठीक है, 100 करोड़ में से कितना भारत सरकार के पास रह जाएगा और कितना गिर के सरकारों में बंटेगा? तो इसको कहते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन। वर्टिकल डेवोल्यूशन क्या होता है? तो पहला काम होता है इसका वर्टिकल डेवोल्यूशन। क्या होता है? बंटवारा। वर्टिकल डेवोल्यूशन, तो डेवोल्यूशन क्या होता है? बंटवारा। बात समझ आ रही है? तो वर्टिकल डेवोल्यूशन क्या हुआ, कितना इनके पास रह जाएगा सर, इंडिया के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, और कितना यूटीज और स्टेट्स में बंटेगा। समझो, अब नीचे गिर गया कुछ, मान लो 40 करोड़ सरकार के पास रह गया और 60 करोड़ गिर गया। अब वो 60 करोड़ ऐसे बराबर 60 डिवाइडेड बाई 30 करके, मान लो 30 स्टेट है इंडिया में, ऐसे कर देंगे 60 डिवाइड बाई 30, क्योंकि फिर गोवा को तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा अपनी साइज़ के हिसाब से, यूपी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसको भी दिमाग लगा के बांटना पड़ता है स्टेट्स में। दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। बात समझ आ रही है? पक्का बोलो, इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में। तो पहला काम क्या है इसका? वर्टिकल डेवोल्यूशन। दूसरा क्या है? हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। समझाओ दोनों। नहीं, अच्छा फैन ऑफ कर दो, दोनों समझाओ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों समझाओ। मैंने समझा दिया हॉरिजॉन्टल, चलो वर्टिकल समझाओ। वर्टिकल ये होता है कि कितना जो सरकार पैसा देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि कितना सरकार के पास रहेगा और कितना उसने रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूटीज को बांटा। हाँ ठीक है, तो ये क्या है? बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स कंबाइंड। स्टेट्स कंबाइंड को एक एंटिटी वन मानेंगे। ठीक है, और ये क्या है? बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। और प्लीज़ ऐसी पिक्चर से इमेजिन करना, ऐसे ही इमेजिन करना ताकि याद रहे। 100 करोड़ था तो 40 रख लिया मोदी ने। ठीक है, 60 गिर गया, दिस इज वर्टिकल डेवोल्यूशन। अब जो 60 गिरा दैट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट 28 स्टेट्स, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन डेवोल्यूशन।
क्लियर है। तीसरा और बाकी फालतू हैं, ये दो वर्ड्स याद रखें। ये हॉरिजॉन्टल बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स 60 करोड़ गिर गया, उस 60 करोड़ देखो सरकार, वो जो आपका हाँ, डॉक्यूमेंट था वो अब 60 को बांट रहा है नहीं 28 स्टेट्स में, दैट इज हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। उसमें गोवा को कितना मिलेगा, 20 लाख, ऐसे ही समझिए ना। यूपी को कितना मिलेगा, उसमें 20 करोड़, उसको भी दिमाग लगा के बांटना पड़ेगा ना। बात समझ आ रही है। बड़ी कंडीशनें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो गरीब स्टेट है उनको ज़्यादा मिलता है, जो अमीर स्टेट है उनको बिल्कुल बड़ा कम मिलता है। ये मानते हैं ना मैं हाँ, यही तो है इसका काम, यही तो है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। ये वर्ड्स आएंगे पेपर में, मैं ये चाहता हूँ आपसे, एज इट इज़ आएंगे ये। इसका मतलब क्या, 4 ऑप्शन होंगे, जिसको क्लैरिटी होगी वो 1 सेकंड में आंसर बताएगा, जिसको नहीं होगी वो फिर तुक्के लगाएगा। थर्ड होता है ग्रांट इन एड। हाँ जी, ये हॉरिजॉन्टल रेवोल्यूशन क्यों बनाया अगर वर्टिकल में पता है कि 7 करोड़ बांट दिया है स्टेट्स में 60 करोड़ बांट दिया, ठीक है। तो अगर हमें मोदी का प्यारा है योगी, तो 60 का 60 करोड़ योगी को दे दे, और बाकियों को भूखे मार दे। स्टेट्स में बिटवीन द बट क्या मतलब, दे दिया ना पैसा 60 करोड़ तो ये कैसे पता चला किस स्टेट को कितना मिला। बात समझ आ रही है। सरकार, गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने अपने पास कितना रखना है और बाकी कितना गया, वो है वर्टिकल। लेकिन नीचे कैसे बंटेगा उन स्टेट्स में, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। और ग्रांट्स इन एड, और बाकी अदर्स भी हैं, पर आप प्लीज़ ये दो का याद रखो, अदर्स अदर्स के चक्कर में नहीं पड़ो, ये याद रहेगा। लिखो, द फाइनेंस कमीशंस प्राइमरी रोल is to make recommendations, primary role is to make recommendations regarding role is to make recommendations, role is to make recommendations regarding लिखो अभी चारों, बाकी भूल जाओ, 3 और 4 लिखो भी नहीं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये गलत नहीं करके आना 1 और 2। अगर ऐसे याद रखना है ना, तो ऐसे एक इंडिया का ऐसे मैप बना दो, ठीक है। यहाँ पे है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल, ठीक है। इसने, ये है हॉरिजॉन्टल, लेट से 100 करोड़ था, 100 करोड़ था, तो 40 करोड़ इसके पास रह गया और 60 करोड़ गिर गया, तो ये है वर्टिकल। और इसमें कैसे बटेगा, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। कितना बटाइए, 60। अब क्लियर है। रेकमेंड करेगी, इस क्या लिखा है मैंने, इस टू, देखो क्या वर्ड लिखा, हाँ क्या, वो देखते हैं अभी, आप लिखते चलो, अभी तो रिकमेंड करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम थोड़ी है। बोलो, पता है मेरे को 42 देती है, पर 42% है, तो वो तो बदलते रहता है। इस वाली ने 42 बोला ना, पिछली वाली ने 32 बोला था, ये तो मैं समझाने को कह रहा हूँ सिर्फ। रिकमेंडेशन जो देती है वो यूनियन वाली, इस बार उसने बोला 42% देना आपने, पिछली वाली ने बोला था 32 देना है, तो वो कभी भी नहीं आएगा वो पेपर में, पर ये आएगा जो कंसेप्ट कभी नहीं बदलते। बात समझ आ रही है। मतलब आप ज़्यादा खुरापाती ध्यान नहीं चलाओ, जो पढ़ाया जा रहा है चुपचाप पढ़ो, नहीं होता कोई डेट, और वो जाननी भी नहीं है हमने। 5 साल मिलते हैं, वो लिखवाता हूँ अभी, 5 साल में हमने बताना होता है। हर साल कैसे बांटेंगे, हर 5 साल, हर 5 साल में एक बार बोलते हैं कि अगले 5 साल कैसे बटेंगे, बटेंगे 5 साल। नेक्स्ट, रिगार्डिंग, ये 4 चीज़ें, ठीक है।
अब रिकमेंडेशन किसको करते होंगे, प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट को, ठीक है, वो वही है चीफ एग्जीक्यूटिव। लिखना द प्रेसिडेंट, द रिकमेंडेशंस आर मेड टू द प्रेसिडेंट, मेड टू द recommendations are made to the president, made to the president and are only and are only आर मेड टू द प्रेसिडेंट के बाद ना फुल स्टॉप लगा के आगे का काट दो, प्रेसिडेंट तक रखो, एक चीज़ पूछनी मैंने, बाकी काट दो, एंड ओनली ये काट दो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को मिलते हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन है, इसने प्रेसिडेंट को बोला कि ऐसे पैसे बांटो, आप खुद सोच के बताओ प्रेसिडेंट रिफ्यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि सोचो, अरे मतलब वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो मना कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब इसकी जो रिकमेंडेशन है दोज आर बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग। बाइंडिंग क्यों बोल रहे हो आप, रीज़न बताओ ना। सही पढ़ा, लिखो द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर। कौन सा संविधान पढ़ा आपने? द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर, अंडरलाइन कर लेना। फाइनेंस कमीशन आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर। क्या अपनी मर्जी से, मतलब वो बोलेंगे कुछ, प्रेसिडेंट बोलेगा मैं नहीं मानता, नहीं प्रेसिडेंट बोलेगा मैं आपकी रिकमेंडेशन नहीं मानता, उनको बोलेगा फिर बताना उन्हीं नहीं है इवेंचुअली, ठीक है। कितनी बार मना करेंगे वो, कितनी बार अल्टीमेटली जो प्रेसिडेंट की बात माननी पड़ेगी। हाँ 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 कर सकता है कितनी भी बार, ठीक है। देखो वो डालो सब हेडिंग, प्रेसिडेंट तो ये नहीं करेगा, प्रेसिडेंट उनको बोलेगा कि मैं आपकी रिकमेंडेशन नहीं मानता, नहीं रिकमेंडेशन दो, वो इनडायरेक्टली बता ही देगा ना, ये लिख के दो, पर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा, प्रेसिडेंट रिकमेंड वही करेंगे। नेक्स्ट लाइन लिखो, फीचर्स ऑफ सॉरी कॉम्पोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, कॉम्पोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। लिखो फर्स्ट, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ a chairman and four other members, फोर अदर, लास्ट पेज पे चलो अपनी कॉपी, ये क्वेश्चन लिखो जल्दी। द स्ट्रेंथ ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज, द स्ट्रेंथ ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज बीन, द स्ट्रेंथ ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज बीन, द स्ट्रेंथ ऑफ which one of the following bodies has been stated in the constitution, strength of which one of the following bodies has been stated in the constitution, the strength of which one of the following bodies has been stated in the constitution। ए ऑप्शन है आपका, और मल्टीपल चॉइस है, मतलब एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, सी ऑप्शन है यूपीएससी, डी ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन। इनमें से किसी भी टॉपिक में
वो तो सोचना पड़ेगा आपको। इलेक्शन में आने लिखवाई, नहीं, कुछ कुछ में आने लिखवाई, सब में लिखवाई है, इनमें नहीं लिखवाई। ऐसे कैसे नहीं लिखवाई। सुप्रीम कोर्ट वाले मैंने कॉपी में, मेरे को आप कॉपी का ना एक एक पेज याद है। हमें सुप्रीम कोर्ट वाले कॉपी में ये अभी लिखवाई अभी है। आप खुद बताओगे लिखवाई है, रुक जाओ 2 मिनट। ये तो सुप्रीम कोर्ट तो है कि चार्जेस कितनी है इनमें से जिनकी नंबर बता दो, कितनी आनी है। हाँ, से 3 सारे पहले लोग आंसर देंगे, बोलो आप, इनका नाम क्या है? तीनों बोलो, कॉन्स्टिट्यूशन में आप बताओ, आपका आ गया? सोचो सोचो 2 मिनट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों, तीनों मतलब मतलब ये तीनों तो कॉन्स्टिट्यूशन में है वर्ड, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड में है। कौन सी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इनमें से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी है? चारों ही है। वो पढ़ते हैं भाई, आप नहीं पढ़ते, आप डालते हो स्टोरी इंस्टाग्राम पे। लेकिन हमें ये लाइन नहीं लिखवाई। मैंने लिखवाई, अभी आप 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, अभी ठीक है, आप 3:43 बता में। दीजिए एक टॉपिक ठीक हर है, एक। देखते हैं। 3, अब बोलो जल्दी बोलो, बोलो आप, सारे चारों, आप अब बोलो, अब टाइम हो गया। एक पहले की, ठीक है, हमें फाइनेंस में हेड लिखवाया है। फर्स्ट और सेकेंड। अच्छा, बड़ा दिमाग लगा के बोला, आप इनको बुलाओ, बोलो। थोड़ा थोड़ा को आइडिया किसी का लगा दो, सब तुक्का ही लगाते हैं। कौन सी 3? ये नहीं है, कौन सी? ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इनको बुलाओ, आप बोलो इरफान, कौन सी दो? ठीक है, आंसर है सिर्फ डी। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। सब में अब मैं लाइंस बताता हूँ जो जो लिखवाई हैं। सबसे पहले लेते हैं इसको, द सुप्रीम आर्टिकल 124 है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ 124 आर्टिकल बहुत लेंदी है, आपको लिखवाया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शेल कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एज जजेस एज द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो स्ट्रेंथ फिक्स नहीं हुई, ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, हट गया। ठीक है, यूपीएससी की तो अभी किया कल, नहीं है डिसाइडेड, उसमें क्या लिखा, शेल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड एज मनी एज मेंबर्स एज प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसाइड। गया, सेम इलेक्शन क्वेश्चन में लिखवाई है मैंने लाइन, ए चेयरमैन, और मैंने लिखवाया एट प्रेजेंट देयर आर 3 मेंबर्स। मैंने ये नहीं लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बोले, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड एज मैनी मेंबर्स एज प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसाइड। देख लो तीनों लाइन। तो फिक्स किसकी स्ट्रेंथ की है, फाइनेंस कमीशन की, 5 बंदे। यार ये एक काम करो, पीछे नहीं, इस क्वेश्चन को ना इसी नोट्स में यहीं डालो, इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे लिखो ईसीआई में कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट, इसमें कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट, इसमें प्रेसिडेंट, और इसमें फिक्स है। ये लिख लो प्लीज़ यार, बहुत बड़ी बार आया है अलग अलग फॉर्म में। इसको, इसकी स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति। इसकी कौन करता है, फिर से राष्ट्रपति नहीं, इसकी कौन करता है, पार्लियामेंट। इसकी कौन करता है, राष्ट्रपति। और इसकी कौन करता है, कोई नहीं करता, फिक्स है इसकी। अब खुश हो? एक जना पढ़ता है बस इस क्लास में, और कोई नहीं पढ़ता, बाकी सब इंस्टाग्राम चलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, समझ आ गया ना। इसी को अलग फॉर्म में बोल देंगे, ये क्वेश्चन आएगा और बोलेंगे कि इनमें से किसकी स्ट्रेंथ पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं, क्या आंसर हो जाएगा उसका, सुप्रीम कोर्ट। इसकी प्रेसिडेंट करता है, इसकी प्रेसिडेंट करता है, ये फिक्स है, कोई डिसाइड ही नहीं करता। स्ट्रेंथ क्या इसकी फिक्स है, हाँ हाँ हाँ। आपने स्ट्रेंथ क्या सोचा, जोर? हाँ, मैंने सोचा था कि ये जो 14 है कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं है, वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, मेरे को समझा।
चलाते आप आईफोन हो तो क्वेश्चन समझ नहीं आया? आईफोन ये मतलब था इस क्वेश्चन का कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, कौन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? चलो आगे लिखो। अब ये 5 मेंबर्स के बाद उन्होंने इवन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बता दिया है कि ये 5 मेंबर्स कौन कौन होंगे। बात समझ आ रही है? लिखो, इंपॉर्टेंट है लिखना। अब हाँ हाँ इस ये कौन चीज हो गई है, इसके नीचे लिखो द चेयरमैन मस्ट बी, द चेयरमैन मस्ट बी, द चेयरमैन मस्ट बी ए पर्सन having experience in public affairs। याद रखना ये लाइन बड़ी बार आती है। चेयरपर्सन का एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए? पब्लिक अफेयर्स में। अंडरलाइन करो इसको, चेयरपर्सन का एक्सपीरियंस किसमें चाहिए? पब्लिक अफेयर्स में। नेक्स्ट, द अदर 4 मेंबर्स आर, लिखते चलो, the other 4 members are first a person having knowledge of economics, a person having knowledge of economics, सारे शब्द लिखे हैं संविधान में। ए पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ, वो चाहिए इकोनॉमिक की नॉलेज, वरना पैसा कैसे बांटोगे? नेक्स्ट, ए पर्सन हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन, ए पर्सन हैविंग वर्क एक्सपीरियंस in financial matters and administration, financial matters and administration। next, a person having knowledge of finances and accounts of government, finances and accounts of government। and accounts of government। ठीक है। नेक्स्ट, एक रह गया ना, ए पर्सन हैविंग, ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी ए हाई कोर्ट जज, टू बी ए हाई कोर्ट जज। ठीक है, पक्का? पक्का, ठीक है। हेड लिखो 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, अभी वाली। लिखो, its chairman is its chairman is N.K. Singh, N.K. Singh, N.K. Singh, N.K. Singh। नेक्स्ट, अब एक और चीज़ समझो प्लीज़। टर्म होता है जो फाइनेंस कमीशन, दैट इज़ 5 years। ठीक है, इनका टर्म था 2019 से 2024, ये था। इनफैक्ट जून टू जून होता है। फिर 2019 के अगस्त में नरेंद्र मोदी का हुआ दिमाग ख़राब, क्या किया उसने? 370
ठीक है। इन लोगों ने बोला कि जो हमने कैलकुलेशंस की थी वो बिना पूछे ही कर देता है ना सब कुछ, डिमोनेटाइजेशन में। इन्होंने बोला जो हमने कैलकुलेशंस की थी आपने, और जम्मू कश्मीर को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अगर आप कभी देखो ना लोकेशन, टनल्स कितना काम चल रहा है, एक टनल ही कितने करोड़ों की होती है, इतना तो गोवा को पूरा नहीं मिलता हो जितना एक टनल में हो जाता है। बात समझ आ रही है? इन्होंने बोला जो हमने कैलकुलेशंस की थी अब आपने इसको यूटी बना दिया, तुम्हारी कैलकुलेशंस ख़राब हो गई। तो इस फाइनेंस कमीशन का टर्म पहली बार 5 साल से बढ़ा के कितना कर दिया, 6 साल। उसको लिखते ऐसे नहीं, उसको बोलते हैं 1+5। तो पहले 1 साल जो कैलकुलेशन जम्मू कश्मीर को की हुई थी उसको स्टेट मान के, वैसे 2020 में उसको वैसे पैसा मिला, और फिर 5 साल ऐसे हो गया। ठीक है, लिखना द नॉर्मल टर्म ऑफ फाइनेंस कमीशन इज 5 years, द नॉर्मल टर्म ऑफ फाइनेंस कमीशन इज 5 years, द नॉर्मल टर्म ऑफ फाइनेंस कमीशन इज 5 years, 5 years, but the term of 15th finance commission is 1+5 years। समझ गए? ठीक है, और इसको लिख भी दो 2020 + 2021 से 25। 1+5 का क्या मतलब है? 2020 वाली अलग और 2021 से 25 वाली अलग, इज 1+5। बात समझ आ गई? वो लिख के देंगे आपको। चलो एक बात बताओ, मैंने आपको चेयरमैन बता दिया एनके सिंह, बच गए 4 मेंबर। उन 4 में एक बड़ा मशहूर आदमी है, गैस करो कौन होगा। और आपके पास लिखा हुआ है कौन कौन से होने चाहिए। हाँ, निर्मला लिखवाया था मैंने, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स वाला। ये कह रहे हैं निर्मला सीतारमण, सही है? निर्मला सीतारमण एनके सिंह के अंडर काम करेगी। फिर सोचो, क्वेश्चन ये है कि एनके सिंह चेयरमैन है, और मैंने चेयरमैन पब्लिक अफेयर्स वाला होना चाहिए, उसमें है। ठीक है, उन 4 में से 4, फिर से बोल रहा हूँ, 4 कौन कौन थे? एक इकोनॉमिक्स वाला, एक फाइनेंशियल वाला, एक अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट वाला, और एक जज वाला। इन 4 में एक बड़ा मशहूर बंदा है, आप सबको पता है, तो इंडिया में आता भी नहीं वापस, मनमोहन सिंह को मोदी रखेगा नौकरी पे। सोचो सोचो, मैं लगाओ, ऑप्शन नहीं दूंगा, बस 2 मिनट करो ऐसे। बड़ा फेमस है, इकोनॉमिक्स। वैसा ही है, उसी लाइन पे है, बिल्कुल वही, उसी के आसपास। थोड़ा हिंट लो उससे। रघुराम राजन नहीं था? बिल्कुल आप पास ही हो। हाँ, और पास हो, बिल्कुल पहुंच ही गए हो। ये दोनों जो इन्होंने नाम लिए कौन है? आरबीआई के गवर्नर। तो अभी वाला आरबीआई का गवर्नर भी मेंबर है। ठीक है, कौन है अभी वाला आरबीआई? शक्तिकांता दास। यहाँ स्टार मार्कर कर लो, हर पेपर में आता लिखना शक्तिकांता दास इज ऑल्सो ए मेंबर। शक्तिकांता दास इज ऑल्सो ए मेंबर। कांता दास, मनमोहन सिंह बता रहे, शक्तिकांता दास नहीं पता? शक्ति कांता दास इज ऑल्सो ए मेंबर। भाई आरबीआई गवर्नर है, पता होना चाहिए आपको पूरा नाम इसका। ठीक है, नेक्स्ट। एक बार देखो, एक और लाइन लिख लो, लिखना द 15th फाइनेंस कमीशन हैज सजेस्टेड, द 15th फाइनेंस कमीशन हैज सजेस्टेड फॉर ए वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑफ 42%, फॉर ए वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑफ, वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑफ 42%, 42%। ठीक है, 42। नेक्स्ट, एक बार इन्होंने, मान लो एक बार प्रेसिडेंट ने इसकी बात मान ली। ठीक है, वंस प्रेसिडेंट एग्रीज टू द रिकमेंडेशंस मेड, मान लिया कि 42% बटेगा, उसके बाद फाइनेंस कमीशन कोर्ट की पावर भी ले लेता है। मतलब अगर कल को ऐसा हो कि इनको पता चले फाइनेंस कमीशन को, प्रेसिडेंट ने मान ली एक बात, और ये पता चल जाए फाइनेंस कमीशन को कि इन्होंने चोरी की उसके बाद, हालांकि ये काम किसका है? सीएजी का, पर ये बाद में
बेसिकली जुडिशियल बॉडी भी बन जाती है, पर इसका मेन काम है ये नहीं। तो ये मैंने बॉडी समझाई थी, लिखना फाइनेंस कमीशन इज़ ए क्वासाई जुडिशियल बॉडी। फाइनेंस कमीशन इज़ ए क्वासाई जुडिशियल बॉडी, इज़ ए क्वासाई जुडिशियल बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट किसकी एग्जांपल? लिख लो, लिखना इट कैन कॉल एनी विटनेस, इट कैन कॉल एनी विटनेस और ask for any record, to verify whether finances have been distributed as per its recommendations or not, whether finances have been distributed as per its recommendations or not, as per its recommendations or not। ठीक है, अगली बॉडी बोलो कौन सी है, याद रख, मैं अभी इसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन एक आता है, एक स्ट्रेंथ वाला फाइनेंस, हर चीज़ के क्वेश्चन फिक्स हैं। जब आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट उसका क्वेश्चन आएगा ना, स्टेट SPSC का क्वेश्चन फिक्स, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आएगा इट इज़ नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, गलत बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अपॉइंट कौन करता है इसको, गवर्नर, रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट, और ये लिख के क्या देंगे, वो रिमूव भी कौन करता है, गवर्नर। स्टैंडर्ड कुछ आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना, वही लाइन चिपकाए जा रहे हैं 10 साल से। हाँ दिखाया मैंने, अपॉइंट गवर्नर, हटाता कौन है, प्रेसिडेंट। और अगर इसका क्वेश्चन आएगा, अब मैं अभी बता रहा हूँ मेंबर का क्वेश्चन आएगा, वो लिख के दे देगा कि मतलब कोई एक, अब जब 5 आपको पता है, कुछ भी एक नया लिख के दे देगा और उधर लगेगा बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक कोई मिनिस्टर दे देगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स होना चाहिए। हाँ, बात समझ आ रही है पक्का? तो इसका क्वेश्चन आएगा तो मेंबर से आएगा, जहाँ तक बात समझ आ रही है पक्का? ठीक है, नेक्स्ट अगली बॉडी बोलो। टिक करते चलो। स्कूल्स एंड गुड्स एंड GST काउंसिल। ठीक है, ये तो आती है पर फिर भी लिखवा देते हैं, जो हेडिंग डालो GST काउंसिल। ये तो जी आप दोगे सारे आंसर, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको तो आती है ये। ठीक है, करें स्टार्ट। लिखो आंसर देते जाना। लिखो फर्स्ट, GST काउंसिल was added to the constitution, GST council was added to the constitution by dash constitutional amendment act, by, पानी पी लो आराम से पानी पी लो, मैं रुक जाता हूँ मिनट, रुक जाओ। कौन से जुड़ी है बताना। हाँ 150 तो हुई भी नहीं अभी तक अमेंडमेंट्स। हाँ वो तो गुस्सा आ रहा है ना, आप बताना। 105 तक तो टोटली हुई हैं। 101 नहीं है भाई, GST 99 से बोलो यार दोबारा एक बार, क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ सो NAJC नहीं NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन वही है जो आया है। हाँ 101, फिर बांग्लादेश की वो जो टैरिफ वो 100 है। 101 GST, 102 NCBC, 103 EWS, 104 एंग्लो इंडियन, 105 OBC की रिकैटेगराइजेशन। अब यहाँ में हाँ मिलाते हुए दो दिन बाद पूछूंगा, पता ही नहीं होगा।
ठीक है, ऐड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैंने 2 बार याद की, फिर भूल गई। वो उड़ तब बोली जब आपने स्टोरी डाली थी। बंद करो उसको खाते को अपने और इधर ध्यान दो। वन 3 बार, एक बार बाउंड्री में पड़ी थी। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिखना। इट इज formed under article dash of the constitution. It is formed under article dash of the constitution. It is formed under article dash of the constitution. चलो बताओ, आप ही बताओ कौन से आर्टिकल से बनती है। आपको 115 नंबर से प्यार है क्या? सबका आंसर वही देते जा रहे हो। SGST का बोला 279 है। हाँ तो वही आंसर है, वही तो बोल रहा हूँ। इट इज सेटअप क्यों, कौन से आर्टिकल से बनती है? 279A से लिखो, ठीक है। नेक्स्ट, यही है ना। नेक्स्ट, इट इज सेटअप बाय द, इट इज सेटअप बाय द, सेटअप बाय द डैश। प्रेसिडेंट आएगा, पार्लियामेंट। यार इसमें ना मैं क्या बोलूँ, क्वेश्चन आया था अभी CDS में पिछले साल ही, तो उन्होंने आंसर दिया था प्रेसिडेंट। मेरे को नहीं पता बनाई किसने है ये पार्लियामेंट में, लेकिन ना देखो हर थोड़े थोड़े सालों बाद इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट। मेरे को आंसर होना चाहिए पार्लियामेंट, पर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया CA, और जो UPSC की देती है ना उसको मैंने चेक किया, आंसर है इसका प्रेसिडेंट। पर बट अगर आप वैसे सोचो किसने बनाई है, वो तो आपको अभी लग रहा है ना, आप खुद सोचो। मैं बताता हूँ, फाइनेंस कमीशन अपने आप को इमेजिन करो 1952 में, और ये क्वेश्चन इमेजिन करो मान लो उसी साल अमेंडमेंट हुई है, तो आप तब क्या बोलते हैं? फाइनेंस कमीशन इज सेटअप बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने बनाई होती है अगर उस साल 280 आर्टिकल डाला होता। लेकिन प्रेसिडेंट इसलिए कि हर 5 साल बाद वो रिकॉन्स्टिट्यूट करता है इसको, किसी को बाहर निकालता है, किसी को अंदर डालता है, ठीक है। देखो, इट इज सेटअप बाय द प्रेसिडेंट ऑन ए पीरियोडिक बेसिस। ऑन ए पीरियोडिक बेसिस याद रखना, क्वेश्चन आने ही वाला है ये वाला, ऑन ए पीरियोडिक बेसिस, ऑन ए पीरियोडिक बेसिस। और यहीं लिख लो, इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट। जो आपने ऊपर लिखा है ना अमेंडमेंट, वो एस्टेब्लिशमेंट है इसकी, ठीक है। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट। It is set up by the president on a periodic basis. On a periodic basis. Next. हाँ? नहीं मैं बता तो रहा हूँ। मेंबर्स तो बताए थे मैंने कौन होते हैं, नहीं भी याद है? मैंने बताए थे मेंबर्स। नहीं, 6 मेंबर्स आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बोल रहे हो, सब कंफ्यूज कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो इन्फ्लेशन डिसाइड करती है, उसके 6 होते हैं, 3 सरकार के, 3 बैंक के। इसके मैंने बताए थे, अभी मैं लिखवाऊंगा। स्टेट्स का 1 नॉमिनी और सेंटर के 2। सेंटर के 2 कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर नहीं आता इसका मेंबर, और एक उसका जूनियर मिनिस्टर। सब भूल गए हैं भाई, पता नहीं क्या करते रहते हैं। लिखो, द मेंबर्स ऑफ GST काउंसिल, द मेंबर्स ऑफ GST काउंसिल आर एज फॉलोज, आर एज फॉलोज। फर्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर ब्रैकेट में चेयरपर्सन, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर ब्रैकेट में चेयरपर्सन, चेयरमैन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एट द सेंटर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एट द फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एट द सेंटर,
फॉर स्टेट, और फाइनेंस कैसे हाँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एट द सेंटर, एट द सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, वन मिनिस्टर इन चार्ज नॉमिनी, वन मिनिस्टर इन चार्ज नॉमिनी, वन मिनिस्टर इन चार्ज नॉमिनी, वन मिनिस्टर इन चार्ज नॉमिनी फ्रॉम ईच स्टेट, फ्रॉम ईच स्टेट। और ये जो मिनिस्टर इन चार्ज नॉमिनी है ये उसी मैटर्स का होना चाहिए, मतलब लॉ वाले को भेजेंगे कभी नहीं, उसी फील्ड का होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम ईच स्टेट, ठीक है, फ्रॉम द सेम फील्ड लिख लो, फ्रॉम द सेम फील्ड, ठीक है। तो कितने मेंबर हो गए रफली रफली, 28-30 कितने हो गए स्टेट वाले, और 2 ये हो गए, ठीक है। यूटीज के कई हो गए हैं कि मैं बता दूंगा किसके हैं, ठीक है। पहले ये बताओ, आप बताओगे, ठीक। ये बनाने के लिए अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में, जीएसटी काउंसिल की ना, और जीएसटी जब 101 वाली, जो 101 वाली अमेंडमेंट है, तो अमेंडमेंट कितने तरह की पढ़ाई है मैंने आपको, कितने तरह से अमेंड कर सकते हैं, मेजॉरिटी जो होती है 3, ठीक है। सिंपल वाली को तो गिनते भी नहीं है, तो ये उन 3 में से किसके थ्रू बनी होगी, सिंपल में था मतलब सिंपल वाला स्पेशल, नहीं नहीं उसमें थी फंडामेंटल स्पेशल प्लस सिंपल, हाँ उसमें था मैंने आपको बताया भी था, स्पेशल प्लस मोदी ने 2016 के दिसंबर में रेडी कर लिया था जीएसटी, स्टेट्स मान ही रही थी, बोली थी मैंने ये बात। और जीएसटी, जीएसटी पता है उसको, जो आपका जो वो है 6th-7th शेड्यूल, उसको चेंज करती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन को, और वो किस में आता है, हाफ ऑफ द स्टेट्स और उसमें, ठीक है। लिखो, द जीएसटी वॉज पास्ड बाई द पार्लियामेंट, नहीं ये हो गए 3 पॉइंट तो हो गए, ये तो मेंबर्स तो खत्म हो गए ना। नेक्स्ट, द जीएसटी वॉज पास्ड बाई, द जीएसटी वॉज पास्ड बाई द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी, द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी एंड बाई 15 स्टेट्स ऑफ इंडिया बाई ए सिंपल मेजॉरिटी। बताया था ना स्टेट्स की सिंपल चाहिए, एंड बाई 15, पर मैंने बोली थी आपको, मैंने बोली, मैंने मेरे को याद है यही लाइन बोली थी, 2016 के दिसंबर में मोदी ने बिल रेडी कर लिया था, उसको 7 महीने लग गए स्टेट से पास करवाने में। वो ठीक है, वो लिखवाया है, पर जीएसटी वाली लाइन, ये तो मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं ये वाली पहली बार लिखवा रहा हूँ, पर आपने सुननी चाहिए ना, स्पेशल तो बोलना ना मैंने वो, स्पेशल प्लस ऑफ द स्टेट्स, हाँ वो तो ठीक, बोल दिया मैंने, हाँ हाँ, सॉरी, ठीक है। एक चीज तारीफ करते हो special and the GST was passed by parliament with special majority and by 15 states, 15 states by simple majority, 15 मोर देन हाफ होती हैं इंडिया की, 15 स्टेट्स बाई सिंपल मेजॉरिटी, याद रखना, बाई सिंपल मेजॉरिटी। The GST materialized one nation one tax, the GST materialized one nation one tax, क्या, पर एक कॉमन है ना, पहले वैट जो लगता था अलग अलग नहीं लगाती थी स्टेट्स, वो तो बंटता है ना अलग अलग रेशो में, पर टैक्स तो एक ही लग रहा है अब सब पे। पहले क्या होता था, मान लो अगर आपको कपड़े बेचने हैं तो झारखंड अलग वैल्यू एडेड टैक्स लगा रही है और जम्मू कश्मीर अलग लगा रहा है, अब कपड़ों पे सेम टैक्स लग रहा है ना पूरे देश में, अब वो बंटेगा वैसे। आप इकोनॉमिक्स में आते थे, आप आते थे इकोनॉमिक्स में, आप आते थे, आप बताओ जीएसटी सोर्स बेस्ड टैक्स है या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, शाबाश, डेस्टिनेशन बेस्ड है, मैंने पूरा समझाया, महाराष्ट्र और बिहार की एग्जांपल ली थी, हाँ।
चलो लिखो, अब एक चीज़ समझ लो, ये डेस्टिनेशन बेस पता था ना आपको, ठीक, अब समझो इधर ध्यान से। तो स्टेट्स आती हैं, ठीक है, और सेंटर आता है। स्टेट्स में कौन कौन आता है? 1 नॉमिनी ईच, ठीक है, जो उसी फील्ड का हो। तो ये कितने बंदे बन गए? ऑलमोस्ट 28 से 30। कई यूटीज के हैं, कई नहीं है, हो गए ना। और इनके कौन कौन आता है? फाइनेंस मिनिस्टर और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, ये दो आते हैं, ठीक है। ये है जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर। बोलो, किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो बोलो, ये है, यही लिखवाया है ना, 1 नॉमिनी ईच और सेम फील्ड का, यही लिखवाया ना मैंने अभी, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलो। हाँ हाँ, हर स्टेट का तो एक है ही, दैट इज़ फॉर ग्रांटेड। यूटीज़ में कंडीशन है, वो बोलो अभी, आप इधर ध्यान दो अभी, ठीक है। अब जब ये लोग टेबल पे बैठते हैं तो इन सारों की टोटल पावर कितनी होती है, और इन सारों की दो सेंटर, इनकी ये बेसिकली क्या है? स्टेट्स वाले साइड बैठते हैं ये, और ये किस साइड बैठते हैं? यूनियन वाली साइड। तो इनकी जो पावर है, इनकी जो पावर है वो कितनी है? वोटिंग पावर गलत है, दैट इज़ नॉट 75, वो 66 होता है। इनकी जो वोटिंग पावर है वो है 2/3, मैंने लिखवाई है, मतलब 2/3 वोट्स इनको बटे हुए हैं, ठीक है। और इनकी वोटिंग पावर कितनी हुई फिर? 1/3, ठीक है। बात समझ आई? मतलब वैल्यू हिसाब से, फॉर एग्जांपल 30 बंदों के वोट की वैल्यू है 66%, तो एक बंदे की वोट की वैल्यू कितनी वैल्यू है? 2%। और इधर 2 बंदों के वोट की वैल्यू है 33%, तो एक की कितनी? 16%। बात समझ आ रही? और इनका से होना भी चाहिए यार, जब आप वोट डालते हो, ठीक है, ऐसे आपकी क्या होती है? 1 वैल्यू 1 वोट 1 वैल्यू, लेकिन इधर नहीं है वैसे। इधर स्टेट के टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स कितनी है? 66%, 2/3। सेंटर कितनी है? 33%, 1/3, ठीक है। अब वोटिंग स्टार्ट होगी, मतलब इधर सेंटर के बंदे का वोट और स्टेट के बंदे के वोट की डज नॉट कैरी बराबर वैल्यू, सेंटर वाले का वोट इज हैवियर, ठीक है। ये भी जैसे फॉर एग्जांपल कल को ये आ जाए कि मार्कर पे जीएसटी इन्होंने 12% से बढ़ा के 28% कर रहा है, तो वोट नहीं होगा। कुछ भी टैक्स बदलना होगा तो वोट होता है, ठीक है, जीएसटी बढ़ाने का घटाने का, ठीक है। तो ये पावर है। कोई भी डिसीजन अगर आपको सही करना है, इसमें तो सेंटर की ही चलेगी। क्यों चलेगी? आप कह रहे हो वो एक बंदा 16% अगर मान लो इधर सुनो, सेंटर ने, दोनों जनों ने वोट दे दिए किसी चीज़ के लिए और सारी की सारी स्टेट्स मुकर गई, तो किसकी चलेगी? मेजॉरिटी क्या होगी? और एक और बात है, अगर मान ऐसा हो जाए सारी की सारी स्टेट्स यस कर दें और सेंटर मुकर जाए, तब नहीं होता है। कोई भी चीज़ तभी मानी जाएगी अगर उस पर कितने? 75% वोट मिले, मतलब 3/4। अब कंडीशन समझो, अगर मान लो स्टेट सारी चीज़ को बोल दें करना ही करना है और सेंटर बोल दें नहीं करना, तो कितने वोट हुए? 2/3, 66%। तो क्या वो पास हो पाएगी? नहीं, 75 पे पास होती है, ठीक है। और अगर सेंटर बोल दे कि करना ही करना है, एक भी स्टेट नहीं बोले, तो हो पाएगी? तब तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ये कितना है? 33%। इसीलिए दोनों का मत चाहिए आपको, और इसीलिए इसको कहते हैं क्या? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सुना ही मोदी के मुंह से वर्ड, मोदी का फेवरेट वर्ड है ये, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब जब तक आपकी कोऑपरेशन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, कोई निकलेगा पास ही नहीं होगा कोई चीज़। क्यों होती है? सारे इनफैक्ट ये है ना, पहले 20-30 मीटिंगों में तो ये 100% से पास हो रहा था, एक फिर बिल आया कहीं पे, उधर से फिर बिगड़ गई चीज़ें। 100% कोई मना नहीं करता था, ये बस बाहर ही लड़ते हैं, अंदर तो सबको यार, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। गुंडे वुंडे जो होते हैं ना, वो यहाँ नहीं भेजते, वो पार्लियामेंट में गुंडे भी बड़े हैं, पर वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, वहाँ खाना वाना खाते हैं, इधर नहीं बैठते वो, इधर वो हाँ इलेक्शन लड़ते हैं वो। उनको ना वो कमेटीज़ के मेंबर बनाता है उनको कोई, पार्लियामेंट में वो पीछे बैठते हैं। इधर लाल सिंह था ना पीछे बैठता है पार्लियामेंट में, उसको आपको लग रहा है कमेटी का मेंबर बनाएंगे किसी, इस तरह बैठाएंगे उसको?
बदतमीज होना ठीक है, दिमाग अगर हो आप में तो आप बदतमीज भी ठीक हो, दिमाग ही नहीं है ना। कोई रिश्तेदार तो नहीं है लाल सिंह का यहाँ, कहीं लाल सिंह सभा है वाले मार दें। लिखो पहुंच भी जाता है तो क्या, पहुंच भी जाता है एक दिन फिर वो एक दिन रिश्तेदार थे, जो मेरी नानी है ना, उनके साथ उसके बात थी। अच्छा आप तो वही हो राजपूत सभा वाले हो ना, आप मरवा दोगे मेरे को। तो लिखो समझ आ गया ये पक्का, लिखो इसको, आएगा ये पेपर में, पक्का आएगा पेपर में। सर फील्ड मतलब फील्ड मतलब सेम फील्ड का होना चाहिए, हाँ जो नॉमिनी है वो सेम फील्ड, ये जो लिखवा दी मैंने लाइन, ही शुड बी फ्रॉम द सेम फील्ड। सेम फील्ड क्या होती है, आप मिनिस्टर ऑफ लॉ को रख सकते, नॉमिनी भेज सकते हो यहाँ, नहीं, इकोनॉमिक्स रेवेन्यू ये सब वाले बंदे भेजने हैं, ठीक है। क्या नहीं, नितिन गडकरी हैज़ नॉलेज इकोनॉमिक्स में, मिनिस्टर ने, हाँ मतलब ठीक है। तो आपने क्या करना है यार, आप पढ़ो चुपचाप। तो आप प्रधानमंत्री हो देश के, आप पढ़ो अभी चुपचाप। आज मोदी ने स्पीच दी लोकसभा में, बड़ी अच्छी स्पीच दी है। वो तो है ही, वो तो है ही, बात बात वो है, वो ये तो है ही, वो तो है ही, तो ये तो है ही नहीं, कौन बोल रहा है कि ये है, पर उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा, आपको बेइज्जती कराने के लिए रेडी होना पड़ेगा, खा सकते हो केजरीवाल की तरह थप्पड़, बहुत बहुत रिस्क टेकिंग एपेटाइट होनी चाहिए, उतना रिवॉर्ड है। आप लिखो चुपचाप, ये फिर बोलो लिखा नहीं मैंने। सर अपने एसी वाले कमरे में टीक लगा के बैठे हो, किसी को बड़ा चला बाहर क्या बोल रहा है, क्या सुन रहे हैं, कौन, मतलब जो मिनिस्टर होते हैं उनको क्या फर्क पड़ रहा है, बोल रहा है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अब देश जाग रहा है, इंडियन डेमोक्रेसी सबसे लाइवली डेमोक्रेसी है, सबसे लाइवली, राहुल गांधी को हरा दिया ना अपने गढ़ में ही, लोगों में सबसे लाइवली डेमोक्रेसी है इंडिया की। कुछ नहीं करता सोशल मीडिया, चलो आप पढ़ो पहले अभी चुपचाप। 75% क्या है? अगर कोई भी रेजोल्यूशन को पास कराना है, यू रिक्वायर मिनिमम 75% ऑफ वोट्स। तो दो सिनेरियोज मैंने समझाए, सपोज ऑल स्टेट्स एग्री ऑन सम रेजोल्यूशन एंड द सेंटर डिसएग्रीज, तो कैन द रेजोल्यूशन पास, नहीं हो सकता। समझ रहे हो कि अगर स्टेट्स एग्री कर जाएं और सेंटर नहीं करे तो कितना बना 66%, तो आपको कितना चाहिए 75, और वो पता है पेपर में गारंटी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, जैसे आपने बोला ना अभी, वो इस 75 को करेगा, वहाँ 75, यहाँ 25 और यहाँ कर देगा 67। भगवान के लिए आप दिमाग थोड़ा बोलो, बट पहले सबको पढ़ना चाहिए, बिना, हाँ बिना एजुकेशन के कुछ नहीं होता, ठीक है, बिना एजुकेशन से कुछ नहीं होता। उसमें होता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इंडिया के लोगों का कॉन्फिडेंस जीरो है इस टाइम, जीरो। हाँ, टू बिकम सुपर पावर मतलब एवरी ह्यूमन रिसोर्स ऑफ दैट कंट्री मस्ट हैव कॉन्फिडेंस कि ही शी कैन डू एनीथिंग, वो इंडिया में नहीं है अभी। कंडीशन ये कि बाहर दसॉल्ट की फैक्ट्री है, जो फाइटर पायलट बनाते, रफाल बनाया, वो एक बंदे ने लगाई है ना, यहाँ इंडिया में, पूरे इंडिया में एक बंदा दिखा दो जो इतना बड़ा सोच सकता है कि वो कल को 20 साल बाद एरो फाइटर पायलट्स की फैक्ट्री लगा देगा, सोच सकता है कोई? तो वैसे ही देश सुपर पावर बनता है। जिस बंदे ने अभी वैक्सीन डिलीवर की थी, क्या नाम था उसका, पूना वाला, उसके पापा ने कुछ किसी न किसी ज़माने, आज से 40 साल पहले एक वैसे ही शुरू किया था ना, एक प्लांट लगाया, उससे बन के देखो पूरे दुनिया को बचाया उन्होंने। सोच सकता है अभी कोई? कौन सोच रहा है इंडिया में वैसे? इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स ही होता है सबसे ज़्यादा।
अरे तो वो कौन बनाएगा डिफेंस, कौन मैनेज करेगा? अगर आपके इंसान ही बिल्कुल गधे जैसे हैं तो क्या करोगे उस डिफेंस का? किराए खरीद भी लोगे, क्या करोगे? एट द एंड ऑफ द डे उनका यूज़ तो इंसानों को ही करना है ना। ह्यूमन रिसोर्स ही है सारा, ह्यूमन रिसोर्स में हेल्थ और एजुकेशन बस ख़त्म। और एजुकेशन ये वाली नहीं जो हमें दिलवाई जा रही, मतलब थ्रू आउट जो इस बार ऐसे एजुकेशन वो वाली जिसमें कॉन्फिडेंस बढ़े, यूरोपियन में तो काफ़ी अच्छी कंट्री है, तो उनमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। सुपर पावर थोड़ी। प्रोफेशनलिज्म स्टार्टिंग से शुरू कर देते हैं ना भाई। हाँ सुपर पावर में क्या जैसे अमेरिका हो गया, यार प्लीज़ पढ़ लो, ऐसे सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। क्या क्या टॉपिक नहीं टॉपिक है पर ये प्रीलिम्स में नहीं आएगा। चलो जीएसटी काउंसिल आगे लिखो। हाँ जी बोलो, जीएसटी काउंसिल आगे लिखो। कुछ नहीं है, इतना ही था जीएसटी काउंसिल का, याद रखना। पर अब थोड़े रिवाइज कर रहा हूँ मैं रेट्स, ठीक है। 0% पे क्या क्या बताओ सबको? 0% कितने स्लैब्स हैं जीएसटी की? कितने स्लैब्स हैं? गलत है। 0, 5, 12, 18, 28, तो आपने आंसर माना है 5, लेकिन असली में एक और है 2.5% वाली, पर आपने आंसर क्या मारना है? 5, ठीक है। 0% वाले 2-3 प्रोडक्ट सुनाओ। खाने वाले तो 12 में भी हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ठीक है, अनब्रांडेड टाइप, ठीक है। 5% में सुनाओ, 5% वाले में। बटर 12 में नहीं था? अच्छा घी है 12, घी में घी 5 में है, बटर 12 में है, ऑयल, शुगर और सॉल्ट में एक था यहाँ पे, ठीक है ठीक है। 12 वाले बताओ। शाबाश, वो जो पढ़ाई वैसे हैं डिजिटल वाले, कंप्यूटर लैपटॉप, ठीक है। 18 वाले प्रिंटर 18 में था, एक लेवल ऊपर। 18 में और क्या? एक बड़ा फेमस 18 में था, आपको रियल लाइफ एग्जांपल दी थी। आप सभी ने 18% जीएसटी दी है पढ़ाई पे, तो प्रोफेशनल एजुकेशन है। एजुकेशन पर से इज हेल्थ और एजुकेशन 0 है, लेकिन जो प्रोफेशनल है कोचिंग इसमें 18% है, ठीक है। 28 वाले सुनाओ। लग्जरी कार्स, हॉर्स ट्रेडिंग, ये सब, ठीक है, हॉर्स रेसिंग वाले, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपने एक टैक्स पढ़ा था, ये समझा दो फिर जा रहे हैं। पिगोवियन टैक्स, बताओ क्या होता है? समझाया था मैंने, बताओ। ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। बिल्कुल सही है, जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ के लिए आता है वो